हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम अपना टॉपिक फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने इस पे 2 वीडियो बना चुके हैं। तो जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख के आएँ, जिससे आपको आगे क्लियर रहेगा कि ये कैसे। और तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो पहले आप वो वीडियो दिखाएं जिससे आपको एकदम क्लियर रहे, ये आगे वाला भी समझ आए अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक फ्रिक्शन, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन क्या होता है? अगर आप एक सिंपल लैडर देखो तो लैडर क्या होता है, क्या काम आता है लैडर? लैडर काम आता है आपको, मतलब लैडर मतलब सीढ़ियाँ जो आप ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ते हो, है ना। किसी दीवार के साइड आपको कुछ ऊंची एक आपकी ऊंची दीवार है, कोई वॉल है, उस पर आपको ऊपर की साइड कुछ काम करना है तो आपको लैडर रख के ऊपर चढ़ के उस पर काम करना पड़ेगा। या फिर डायरेक्ट अगर छत पे जाना होता है किसी जगह तो आप लैडर रख के ऊपर जा सकते हो। तो लैडर का जा तो अगर हम एक डायग्राम से समझें उसको, तो मान लो ये आपकी दीवार है, ये है वॉल, ये सरफेस है जो आपकी जिस पे जमीन, मतलब जमीन मान लो, अर्थ मान लो, है ना। अब आपको यहाँ पे कुछ काम करना है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे काम करने के लिए आप लेडर लेके आए, वो लेडर आपने इधर रखा, ये लेडर था। आप आए, आपने इस पे काम करना था तो आपने इधर रखा। अब आप यहाँ पे खड़े हो, है ना। आप कह रहे हो मेरे को ऊपर चढ़ना है, तो आप जैसे जैसे धीरे गए, फिर पहली सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी, ऐसे आप धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगे। तो लेडर यहाँ पर ये काम आ रहा है, ऊपर आपको ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है। तो अब इसमें फ्रिक्शन कैसे आया, फ्रिक्शन का क्या रोल है इसमें, फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट है, वो समझते हैं अपन। तो जैसे इसमें आप देखोगे, तो ये जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो क्या वो एक फोर्स होगा, वो फोर्स नीचे की साइड लग रहा होगा। जैसे आपने इस पॉइंट पर हो अभी, तो इस पॉइंट पर होगे तो आप फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। कुछ लेडर का भी वेट होगा, वो इसके मिडिल से नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो इसके कारण क्या है, लेडर स्लिप होने के चांस होते हैं, कि लेडर स्लिप कर सकता है। वो क्या कर सकता है, यहाँ से स्लिप होके यहाँ ऐसे गिर गया। मतलब आप कभी कभी होता है ना, आप ऊपर लेडर पे चढ़ रहे होते हो, लेडर लगा के कोई काम करने के लिए, और आप अचानक से लेडर थोड़ा सा खिसक जाता है नीचे की तरफ। आप लोग सारे गिरने गिरने वाले हैं, कोई पकड़ लो पकड़ लो। तो इसमें भी वही है। तो ये स्लिप होएगा, मतलब हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, डिपेंड करेगा फ्रिक्शन कितना है, उसका कितना फोर्स आ रहा है, वो चीज़ों पे। तो वही अपन पढ़ेंगे कि स्लिप होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस पॉइंट पर होगा, आप कितनी ऊपर चढ़ोगे कि स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, वो चीज़ें अपन देखेंगे इसमें। तो अगर आप इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, तो इसमें 2 केस होते हैं। अपन केस 1 डिस्कस करते हैं पहले। आप ऊपर थे, अब लेडर यहाँ पे, ये लेडर हो गया, ये वाल हो गया, है ना। तो इस लेडर, पहले ये लेडर और ये वॉल, वॉल इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन होगा इस पॉइंट पर, है ना। तो वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, पहले तो अपन इसका वेट लगा देते हैं। मान लो कोई इसका वेट डब्ल्यू की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, ये फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन किस तरफ, अब आपका जब लेडर स्लिप करेगा, स्लिप करने का क्या मतलब है, ये लेडर इस तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये लेडर नीचे की तरफ आने की तरफ, ऐसे तो होगा स्लिप का मतलब, थोड़ा सा खिसक जाएगा ना, वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है, जो इस डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगा ये लेडर, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर वर्क करेगा, उसको रोकने का ट्राई करेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो वो इधर वर्क करेगा फ्रिक्शन फोर्स, जो मान लो अपने F1 है। और इस टाइम में अगर बात करो इस जगह पे, तो इस जगह पे फ्रिक्शन फोर्स किधर वर्क करेगा, रोकने की ट्राई करेगा इसको स्लिप करने से, तो वो इसको उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि ये F2 फ्रिक्शन फोर्स। इस ये सरफेस और ये लेडर के बीच में एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा,
तो वो होगा मान लो यहाँ पे N2, यहाँ पे सेम वाल और इसके बीच में फोर्स जनरेट होगा, वो होगा N1। तो यहाँ पे कितने अननोन फोर्स है? N1 N2, N1 N2, देखो N1 और F1 और N1 और F2 और N2, तो 4 अननोन फोर्स है। 4 अननोन है ना इसमें। केस फर्स्ट में कितने अननोन है? 4 अननोन है ना। और अपने पास कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होती है? एफ एक्स, एफ वाई और मूवमेंट, मतलब कितनी हुई? 3 अननोन, 3 इक्वेशन होती है अपने पास। अगर 3 इक्वेशन हो और 4 अननोन होती है, पॉसिबल है सोल्व करना? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो केस फर्स्ट क्या है? जब फ्रिक्शन किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, जो आपने, अगर आप याद करो वापस अगर फ्रिक्शन डायग्राम ये वाला, है ना। तो अगर वो फ्रिक्शन इस पॉइंट से पहले पॉइंट पर है तो एफ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चारों अननोन है इस टाइम, तो ये सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसमें स्पेशल केस क्या होता है? मान लो कि आपकी दीवार एकदम फ्रिक्शन लेस है, मतलब इतनी अच्छी आपने समतल दीवार बनाई कि फ्रिक्शन, कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तब 3 अननोन, 3 वो तो सोल्व हो सकता है ना। केस टू क्या है? केस सेकंड है जब वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे है। वर्ज ऑफ स्लिपिंग मतलब इंपेडिंग स्लिपेज। इसका मतलब है कब? जब मैक्सिमम इस पॉइंट पर है, एफ मैक्सिमम है, यही पॉइंट है ना। एफ मैक्सिमम पॉइंट ही तो है जो वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे होता है। तो अगर उस पॉइंट पर है तब उस केस में देखोगे तब क्या होगा? ये सेम ही अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इसका। तो अब इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहा है? जो F2 था उसकी वैल्यू क्या होगी? μ2n N2, तो μ2 N2, ये N1, तो इसमें क्या होगा? F1 की वैल्यू क्या होगी? μ1 N1। तो इसका मतलब क्या? F1 F2 डिपेंड नहीं कर रहे, F1 F2 डिपेंड कर रहे हैं N1 N2 पे। μ1 μ2 तो कांस्टेंट है, जो अपन को प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा, सरफेस की प्रॉपर्टीज से। तो इस बार अब कितने अननोन है? अब तो 2 ही अननोन है, प्लस एक अननोन और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहो तो थीटा अननोन हो सकता है। तो 2 + 1 यहाँ पे। अब कितने हो गए? ये दो कौन कौन से? N1 N2, और ये एक कौन सा? ये थीटा जो है इसका किस एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अब 3 अननोन है, अपने पास इक्वेशन कितनी है? 3। तो अपन अब सोल्व कर सकते हैं इसको। तो 2 केस हो सकते हैं फ्रिक्शन में। तो मेनली जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो सेकंड केस की बात करेंगे। फर्स्ट केस सोल्व पॉसिबल नहीं है जब तक अगर ये फ्रिक्शन लेस ना हो, वॉल या फिर कोई भी एक चीज फ्रिक्शन लेस ना हो, जैसे F1 या F2 किसी एक को जीरो कर सके, अपन सोल्व कर सके। क्लियर? अब चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक लेडर है AB जिसकी लेंथ है 3 मीटर। 3 मीटर लेंथ है, उसका वेट भी दिया हुआ है लेडर का 25 kg। वो रेस्ट कर रहा है वॉल पे और हॉरिजेंटल फ्लोर पे, वही जो अपना लेडर वाला केस है। अब वो एंगल कितना बना रहा है? 50 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू, जो कितने एंगल बना रहा है जमीन से? 50 डिग्री बनाना है ना, 50 डिग्री। अब एक मैन है, जो एक आदमी है जो चढ़ना चाह रहा है उस पर लेडर पे, कि मेरे को ऊपर कुछ काम है तो मैं उस पर जाना चाह रहा हूँ। जैसे ये था बंदा, मान लो ये बंदा था, तो इसको अब ऊपर जाना चाह रहा है ये, इसको कुछ काम है ऊपर। तो ये कह रहा है उसका वेट कितना है, आदमी का जो चढ़ना चाह रहा है उसका 60 kg वेट है। ये कह रहा है कितनी डिस्टेंस तक वो लेडर पे चढ़ जाएगा, मतलब जैसे अपने एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा था ना, ऐसे वो कहां तक जा सकता है कि जिसके बाद वो स्लिप करना स्टार्ट हो जाए लेडर। तो किस डिस्टेंस तक, वो डिस्टेंस कहना चाह रहा है, मतलब ये डिस्टेंस मतलब अपन ये वाली, यहां से ये वाली डिस्टेंस D, ये पूछना चाह रहा है कितनी डिस्टेंस तक आप जा सकते हो। तो वो पूछना चाह रहा है कि यहां से वो कितनी ऊपर तक चला जाएगा। जैसे D डिस्टेंस तक चला गया मान लो, तो कितनी ऊपर तक ऊपर चढ़ जाएगा, उसके बाद वो जो लेडर है वो स्लिप कर जाएगा, ये पूछ रहा है। उसमें फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन फ्लोर के साथ दिया हुआ है 0.2, और फ्लोर और वॉल के बीच में दिया हुआ है 0.3। दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट फ्रिक्शन है। इसका मतलब क्या है? वॉल का जो सरफेस है वो अलग मेटेरियल से बना हुआ है और जो फ्लोर का है वो अलग मेटेरियल से बना है, तो दोनों का कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी अलग हो गया। तो अब पता करना है कि कितने एंगल पे।
तो आल्सो फाइंड द एंगल। अब एक इसने एक क्वेश्चन तो पहले जो पूछ लिया कि कितनी ऊपर तक चढ़ जाएगा, एक क्वेश्चन और पूछा है, मतलब इसने दो क्वेश्चन पूछे इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आल्सो फाइंड द एंगल विच द लेडर शुड मेक विद हॉरिजॉन्टल सच दैट द मैन कैन क्लाइम टिल द टॉप ऑफ द लेडर। मतलब वो पूछा है किस एंगल पे रखें, अगर ये कह रहा है कि किस एंगल पे रखें, जो आपका ये था, ये थीटा किस एंगल पे रखें लेडर को कि जो आदमी था वो ऊपर तक पहुंच जाए, पहले स्लिप ना हो। जैसे पहले क्या करा था, पहले केस में क्या था, एंगल दिया हुआ था 50 डिग्री पे आपने रखा है, और उस केस में क्या था कि एक डिस्टेंस पे आप जब चढ़ोगे, है ना, तो वो क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। अब कह रहे कितने एंगल पे रखें, मतलब जितना आप जैसे आप कॉमन सेंस में अगर देख के लगो, तो अगर वो ऐसे होगा तो इसका मतलब क्या, ऐसे तो चांस है ज्यादा स्लिप होने का, पर अगर वो ऐसे हुआ तो कम चांस है स्लिप होने का। तो इस केस में आप ज्यादा ऊपर तक चढ़ सकते हो, है ना। तो कितना कितना एंगल पे रखें कि वो लेडर पे स्लिप ना हो और वो ऊपर तक चढ़ जाए, एकदम टॉप पे चढ़ जाए, मतलब यहाँ पे आके बैठ जाए वो, और यहाँ पे आके जो उसको काम करना था वो काम करने लग जाए। तो क्वेश्चन क्लियर है। अब अपन सिल्स को सोल्व करते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इसका। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये वॉल, ये फ्लोर, ये लेडर, है ना। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आपको देख के पता लगना है। लेडर वाले में और कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको डायरेक्शन पता लगाना है, फ्रिक्शन किस तरफ लगने वाला, वो भी सिंपल है। तो इसमें कितना था, ये 0.2 था म्यू, म्यू की वैल्यू, तो म्यू इंटू N1, या N2 दे दो, अपन नीचे वाले N2 देते हैं, तो ये N2, ये कितना था N1, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इसका 0.3 इंटू N1। क्यों, क्योंकि इसका वॉल और लेडर के बीच में 0.3 था, और वॉल और फ्लोर के बीच में, वॉल और फ्लोर के, लेडर और फ्लोर के बीच में 0.2 था। तो एफ की वैल्यू म्यू वन होती है ना, एफ इज इक्वल टू म्यू वन होता है इंपेंडिंग स्लिपेज केस में, और म्यू की वैल्यू एक बार 0.2 है और एक बार 0.3 है, डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे है तो 0.3 है, यहाँ पे है तो 0.2 है ना। तो ये आ गया। अब एक वेट लगेगा, लेडर का वेट होगा कुछ, तो लेडर का वेट कितना है, लेडर का वेट कहाँ लगेगा, मिडिल पे, इसके लेडर के, वो कितना है 25 kg, यही है ना। देखो 25 kg तो लेडर का वेट, और मैन का वेट कितना है 60 kg। तो मैन का वेट मान लो, आदमी चढ़ने लगा यहाँ पे, धीरे धीरे चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, एक डिस्टेंस पे आके स्लिप होने लग गया, मतलब इतनी डिस्टेंस पर आ गया वो आदमी, तो उसका वेट लगेगा कितना 60 kg पे। मान लिया आपने इतनी डिस्टेंस पे चढ़ लिया, ये डिस्टेंस अपने मान ली कितनी है डी, यही तो अपन पता करना है डी की वैल्यू कितनी है। और यहाँ पे पहुंचते ही, इस पॉइंट पर पहुंचते ही क्या स्लिप होने लग गया वो। तो फिर अपन को ये डिस्टेंस पता करनी है। क्लियर, एंगल भी दिया हुआ है 50 डिग्री है ये, तो अपने पास ये आ गया फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी लेंथ भी दी हुई है इसकी पूरी, ये कितनी है 3 मीटर। ये 3 मीटर इसकी लेडर की लेंथ दी हुई है। तो अपने पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जो फ्लोर के साथ टकरा है वो बी पॉइंट है, और वॉल के साथ टकरा रहा है वो ए पॉइंट है। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व कैसे करेंगे, वही अपना फ्री बॉडी डायग्राम बना के अब इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना देंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में क्या क्या चीज आती है, एक तो आता है एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से, एक्स डायरेक्शन मान लो ये है, और वाई डायरेक्शन ये वाली है ना। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, एक तो N1 है ये एक्स डायरेक्शन में, 0.2 N2 है ये भी एक्स डायरेक्शन में, दो फोर्स हैं, ये वाई में, ये भी वाई में, ये भी वाई में, ये वाई में, ये भी वाई में, 60 वाला भी वाई में, और N2 भी वाई में, और 0.3 N1। तो केवल दो फोर्स एक्स डायरेक्शन में, N1 एक्स में और 0.2 N2 एक्स में, तो दो फोर्स x1 में। तो इसको सोल्व कर देंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखा,
तो इसमें रखा N1 और इसके इज इक्वल टू में आया 0.2 N2। तो एक इक्वेशन आ गई अपने पास और N1 और N2 के बीच में एक रिलेशन आ गया। सेकंड, Fy डायरेक्शन में जीरो करा तो कौन कौन से Fy में कौन कौन से, एक तो N2 Fy में, ये प्लस Fy में, ये माइनस में, ये भी माइनस में और ये प्लस में। तो प्लस में कौन कौन से, 0.3 N1 और N2 और ये माइनस में। तो अपन इसको दोनों को प्लस वाले की साइड रख देते हैं, माइनस वाले की साइड रख देते हैं। तो कौन कौन से फोर्स हो गए, 0.3 N1 प्लस में N2 इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ कौन कौन से फोर्स है, ये तो मास है ना, फोर्स क्या होगा, वेट होगा ना, वेट जो होगा तो मास इंटू में जी, एम जी होगा ना। तो मास कितना है 25, एक बार दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं, 25 प्लस 60, टोटल मास हो गया इंटू में जी। जी की वैल्यू कितनी है 9.81 होती है ना जी की वैल्यू, तो ये आ गया। तो इसमें भी दो अननोन है N1 और N2। N1 और N2 के बीच में अपने रिलेशन अपन को पहले ही पता है, तो N1 की जगह 0.2 N2 रख सकते हो, तो इसको रख दिया आपने। 0.3 इंटू में N1 की जगह क्या रख दिया 0.2 N2 प्लस N2 और ये सेम रह गया। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, इसको सोल्व कर दो आप, तो N2 की वैल्यू आएगी 157.33 न्यूटन। N2 क्या आ गई, नहीं ये नहीं आएगा ना, N2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करो, N2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 786.65 न्यूटन। और जब ये वाली वैल्यू N2 की वैल्यू आप इसमें रखोगे इस इक्वेशन में, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी, और N1 की वैल्यू कितनी आएगी 157.33 न्यूटन। हो गया सोल्व। तो एक केस तो अपने पास पता चल गया, N1 N2 निकालना था आपको, अब निकाल चुके हो, है ना। अब अपन को क्या निकालना, जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, डिस्टेंस, ये तो पूछा था। तो कितनी ऊपर चढ़ सकता है, हाउ मच डिस्टेंस अलोंग द लेडर, अलोंग द लेडर पूछा है, तो अपन ने अलोंग द लेडर ही माना है डी को, डी तो डी तक चढ़ सकता है। तो अब इसमें केस में क्या करोगे आप, मूवमेंट, तो समीशन ऑफ एम, इसको किसके अबाउट समीशन लोगे, ए के अबाउट भी ले सकते हो और बी के अबाउट ले सकते हो। तो अपन ने पहले क्या ले लिया, बी के अबाउट ले लिया, तो मूवमेंट ले लिया बी के अबाउट, वो जीरो कर दिया। तो इसमें मूवमेंट बी के अबाउट लोगे तो ये जीरो, N1 तो पहले ही बी पे ही है, ये भी जीरो ही हो गया, ये भी जीरो ही हो गया। तो कौन कौन से फोर्स हो गए, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये, तो चार फोर्स रह गए। तो अब चलो रखते हैं इसको, तो पहले N1 को लेते हैं, ये वाला N1, तो N1 इंटू में डिस्टेंस कितनी है, ये तो ये 3 मीटर है, तो ये वाला कितना होगा 3 कोस होगा, साइन होगा, साइन होगा ना, 3 साइन 50, और ये वाला कितना होगा 3 कोस 50, ये डिस्टेंस होगी ना, कोस साइन में बांटोगे तो N1 इंटू में डिस्टेंस कितनी हुई 3 साइन 50, है ना। दूसरा फोर्स कौन सा हो गया 0.3 N1, तो 0.3 N1 इंटू में डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस थी, ये वाली यहां से, क्योंकि ये तो अलोंग दी यहां तक आ रहा है ना, ये इसको अगर करोगे तो इसकी कितनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 3 कोस 50, तो यहां रख दोगे 3 कोस 50। और कौन सा फोर्स है, ये कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों को प्लस कर दिया। अब ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, बी के अबाउट घुमाओ, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस या फिर इज इक्वल टू में ले जाओ, माइनस नहीं करना चाहते, दोनों को इक्वल टू में ले जाओ दूसरी तरफ, तो 25 इंटू में 9.81, तो ये तो हो गया फोर्स, इंटू में डिस्टेंस कितनी हुई 25 की, ये कितना है 1.5 डिस्टेंस पे ना, मिडिल पे, तो 1.5 कोस 50 प्लस में 60 की डिस्टेंस कितनी हुई,
तो 60 का पहले फोर्स कितना होगा, 60 इंटू 9.1 इंटू में डिस्टेंस कितनी हुई, डी डिस्टेंस है, और तो फिर कितना होगा डी cos 50। तो ये आ गया। इसमें अपन को n1 पता है अपन को, तो n1 की वैल्यू रख दो, और बाकी चीज पता ही है अपन को, तो सीधा डी रह गया एक अननोन, तो डी की वैल्यू यहां से सीधे आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.571 मीटर। मतलब जब आपको 3 मीटर चढ़ना था तो आप 0.57 पे ही चढ़े और वो फिसल गया, स्लिप हो गया। ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड में क्या कह रहा है, पूछा इसने, ये कह रहा है कि टॉप पे चढ़ चुका है बंदा। मतलब जब इसको बनाया अपन ने, वो टॉप पे बैठा है वो, ये 25 तो मिडिल पे लगेगा क्योंकि ये तो इसका वेट है, ये 25 kg तो यहीं लग रहा है। टॉप पे बैठा है मतलब वो यहाँ बैठा है, तो अगर यहाँ बैठा है तो इसका वेट लगाएंगे अपन, कितना फोर्स लगा रहा है यहाँ बैठ के, तो ये आया 60 kg। अब ये कह रहा है थीटा एंगल पे है, अब अपन को एंगल पता लगाना है, कितने एंगल पे रखें कि ये ऊपर चढ़ जाए, तो एंगल तो इस बार अननोन है, बाकी फोर्स वही है, 0.2 n2 0.3 n1 है ना। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। वही अब वही एफ एक्स एफ वाई वाला समीशन ऑफ एफ एक्स किया, तो आ गया n1 n2 इज इक्वल टू n1 0.2 है ना। तो इसमें एफ एक्स कौन कौन से फोर्स है एफ एक्स में, एक तो ये है एफ एक्स में, एक ये है, तो n1 इज इक्वल टू 0.2 n2। और कंफ्यूज ना हो जाओ n2 n2, तो इसको n3 भी कर सकते हो, इसको n3 कर दो। आप कंफ्यूज ना हो जाओ पिछले वाले से, इसलिए इसलिए कर रहा हूं मैं, वरना तो वही भी रख सकते हो कि आप पिछले भी वही वैल्यू निकाली थी, आप पता करो कि पिछले वैल्यू रख दो। इसलिए अपन ने थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं कि आपको कंफ्यूज ना हो, इसको n3 कर दिया, इसको n4 कर दिया। क्यों किया अपन ने, क्योंकि आप कंफ्यूज जाओ कि आपको n1 की वैल्यू तो पीछे से देख के रख दो कहीं, कि देखो ये n1 की वैल्यू तो ये है, ये रख दो आगे जाके, नहीं, इसलिए अपन नया मान लेते हैं। तो चलो इसको नया माना था अपन, इसको n2 को क्या माना था अपन ने, n2 को माना था n3, और n1 को माना था n4। तो ये आ गया। अब एफ वाई करो, एफ वाई में कौन कौन से फोर्स है, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 25 वाला फोर्स है, एक 60 वाला, एक 0.3 n3 और n4, चार फोर्स है वाई में, है ना। तो चार फोर्स रखे इसमें, n4 प्लस में 0.3 n4, 0.3 n4 नहीं 0.3 n3 है, इज इक्वल टू 60 प्लस 25, टोटल वेट लगा दिया इंटू में वेट लगा दिया 9.81 जी के एम जी कर दिया ना, जी से इंटू कर दिया, तो टोटल वेट आ गया। तो इससे n4 की वैल्यू क्या आई, 7। क्यों n4 की वैल्यू कैसे आएगी, n3 की जगह आप क्या रख दो 0.2 n4, तो n4 आ जाएगा 786.65 न्यूटन। आप हो गए यही पहले आया था, यही इस बार आया, क्यों, क्योंकि इस आपने, और n3 की वैल्यू क्या आएगी 157.33 न्यूटन। अब आप चेक करो एक चीज, n2 n1 और n3 n4 n3 की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो वही रहेगा, अगर आप ऊपर भी चढ़ा तो भी पहले यहां हो, यहां हो या यहां हो, कहीं भी हो, कोई डिफरेंस नहीं आया वैल्यू में n2 n3 में। क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल अपन जब आप एफ एक्स एफ वाई करते हो तो देखोगे आप, केवल आप देखते हो वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, आप नहीं देखते वाई डायरेक्शन में किस तरफ लग रही है, पॉइंट का इफेक्ट नहीं आता, किस पॉइंट पे लग रहा है वो इफेक्ट नहीं है, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो इफेक्ट है। तो इसलिए अपने वो सेम वही रहेगा, पर मूवमेंट में इफेक्ट आ जाएगा जो आप एम करोगे। अब इसमें इस साइड एम ए के अबाउट ले लें मूवमेंट, इस बार, पिछली बार बी के अबाउट लिया था तो इस बार ए के अबाउट लेके देख लेते हैं, है ना। तो एम ए इज इक्वल टू 0 किया, तो अब मूवमेंट में इफेक्ट आ जाए, क्योंकि मूवमेंट का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वो पॉइंट को इस पॉइंट पे लग रहा है उस पर इफेक्ट आता है, इसलिए मूवमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो मतलब डी चेंज हुआ है, डी तो चेंज हुआ ही है, पहले अपने 0.57 पे गिर रहा था, इस बार ऊपर तक चढ़ गया। तो अब रखेंगे n4
मूवमेंट लगते हैं n4, ये रहा n4, इंटू में डिस्टेंस ये वाली, वही डिस्टेंस 3 कोस 50 डिग्री तो पहले रखा था क्योंकि अपन पहले अपन को एंगल पता था, इस बार एंगल पता नहीं है, एंगल अपन ने थीटा अननोन है, तो कोस थीटा माइनस 0.2 n4 इंटू में 3 साइन थीटा इज इक्वल टू में 25 इंटू में 9.81 इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 1.5 कॉस थीटा आ गया। और ये तो तीनों जीरो है ना, इस पॉइंट के अबाउट निकल रहे हैं तीनों, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, है ना। 60 भी जीरो हो गया, 0.3n भी जीरो हो गया और n3 भी जीरो हो गया, तो सारे जीरो हो गए क्योंकि उसी पॉइंट से निकल रहे हैं। अब इसको सोल्व कर दो, तो n4 की वैल्यू पता है अपन को, है ना, केवल थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो कोस थीटा को एक तरफ ले जाओ, साइन थीटा को एक तरफ ले जाओ, और जब इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, तो टेन थीटा में डायरेक्ट बदल दो इसको, है ना। और टेन थीटा मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 76.7 डिग्री। तो मेरे हिसाब से मैं इसको सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सोल्व करके दिखाने की जरूरत है तो करके भी दिखा देते हैं, देख लो। n4 की वैल्यू कितनी है 786.65 इंटू में 3 कोस थीटा माइनस 2.2, n4 की वैल्यू है 786.65 इंटू में 3 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको कर दिया तो इसको पूरे को कितना सोल्व किया तो कितना आया 25 इंटू में 9.81 इंटू में 1.5 cos थीटा। अब क्या करो, cos थीटा वाले को एक तरफ ले लो और sin थीटा एक तरफ ले लो, तो cos थीटा वाले को एक तरफ लिया है अब, तो क्या आएगा, और फिर cos थीटा पर sin थीटा कर दोगे तो tan थीटा आ जाएगा, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस बार क्या पता चला आपको, जब थीटा की वैल्यू अपने इंक्रीज कर दी, पहले कहता था 50 डिग्री पे था, अगर आप इधर देखो पहले 50 डिग्री पे था तो लगभग ऐसे था, अब आपने इंक्रीज करके इतना कर दिया 76 के अबाउट, 76 एग्जैक्ट देखें तो 76.7। तो जब आप एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तब वो टॉप पे चढ़ पाया, पहले वो केवल यहाँ पे ही पहुंचा था और वो स्लिप हो गया था, अब 76 किया तो वो ऊपर तक पहुंच गया है ना। तो ये इफेक्ट आ गया थीटा बढ़ाने में। तो ये हो गया लैडर फ्रिक्शन, आई आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब करते हैं अपन वेज फ्रिक्शन। वेज फ्रिक्शन क्या है, पहले तो वेज क्या चीज है, वेज का कैसे यूज करते हैं। तो एक अपन एक चीज होती है जब आपको कुछ हैवी चीज उठानी होती है, तो इसमें क्या होता है आप वेज के थ्रू क्या करते हो, जैसे आप एक एग्जांपल मान ले, ये है, ये आपका वेज है, इसके ऊपर आपने ये चीज रखी, इसको आपको उठाना था, ये आपका डब्ल्यू वेट है, इसको आपको ऊपर ले जाना है। तो जब आप इसको इस तरफ खींचोगे, इस तरफ फोर्स लगाओगे, पी फोर्स लगाओगे, तो ये इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये डब्ल्यू किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपको कोई चीज लिफ्ट करनी हो या टिल्ट करनी हो कोई हैवी लोड को, तो उसको स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स से कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें आप स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो ये आगे की तरफ जाएगा, ये बॉक्स आगे जाएगा, तो ये डब्ल्यू ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेज एंगल है ना, ऐसे ही तो है, अभी वो यहां था और जैसे जैसे आगे जाएगा तो वो ऊपर चढ़ता जाएगा, है ना, यही यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से अपन इस एक्शन को कहते हैं वेजिंग एक्शन। अब वेज एक्शन मतलब स्मॉल, जो थोड़े से पी फोर्स लगाने से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप किसी हैवी वेट को उठा पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं वेजिंग एक्शन। तो इस वेजिंग एक्शन को सोल्व करेंगे अपन। तो इसमें क्या होता है, अपन अपन को इसमें दो अननोन को सोल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें ज्यादातर क्या होता है, पी फोर्स आपको निकालना होता है, कितने एंगल, कितना मिनिमम फोर्स लगाए कि वो वेज ऊपर उठे, ये ज्यादातर पूछा जाता है इसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन हो सकती है अपने पास। दो इक्वेशन क्यों होती है, वैसे तो अपने पास इक्विलिब्रियम कितनी इक्वेशन होती है, तीन इक्वेशन होती है, एफ एक्स वाली, एफ वाई वाली और समीशन एम, तीन इक्वेशन होती है अपने पास। ऐसे तो नॉर्मल बात करें तो, पर इसमें एम वाली को यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपन, क्यों, क्योंकि अपन को पता नहीं, अपन बता नहीं सकते ना कि नॉर्मल जो फोर्स है वो इधर लग रहा है कि इधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना। लेडर वाले में तो क्या था, एक पॉइंट पर आप आराम से बता पा रहे थे, पर अब पूरे सरफेस के अलोंग लगता है ना, तो किस पॉइंट पे लगेगा वो आपको या फिर तो स्पेसिफिकली निकालना पड़ेगा। इसलिए अपन ज्यादातर
किसी दो एफ एक्स और एफ वाई को यूज कर पाते हैं, इन्हीं दो इक्वेशन को यूज कर पाते हैं, एम वाले को मोमेंट को यूज नहीं कर पाते इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर? तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटर। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर कॉन्टैक्ट सरफेस। इसने म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू एस की वैल्यू 0.2 दी है। कॉन्टैक्ट सभी कॉन्टैक्ट सरफेस की जो वैल्यू है 0.2 है। आपने स्टैटिक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी इसने सभी सरफेस के लिए। अब डिटरमाइन करना है, पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ इसका। ये सरफेस थी अपने, ये वॉल के अबाउट। अब इस सरफेस पे आपने वेज लगाया, ये है ना। इस वाल पे एक हैवी वो लगा दिया, वेट। ये हैवी वेट लगा दिया आपने, जिसका हैवी वेट का वेट है 200 न्यूटन और वेज का वेट है 100 न्यूटन। ये एंगल कितने एंगल पे है? ये 15 डिग्री एंगल पर है। जो ये वेज का एंगल है वो 15 डिग्री है। अब आपको एक फोर्स लगाना है, पी फोर्स हॉरिजॉन्टल, जिसके कारण ये एक्शन होगा कि ये वेट उठेगा। तो इसने पूछा कि मिनिमम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं कि मूव करना स्टार्ट हो जाए, मतलब वर्ज ऑफ स्लिपिंग के टाइम की बात कर रहा है ये, है ना। तो अब इस केस में इसको सोल्व कैसे करेंगे? आप एक तो तरीका इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन इसका, अपर वेज का या अपर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, लोअर ब्लॉक का, अपर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, लोअर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, एक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो। मतलब अपन समझते हैं इसको बेटर। तो एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं। पहले अपर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये ये अपर ब्लॉक था, ये अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये वाला, ये ब्लॉक और वॉल के बीच में, जिसकी वैल्यू अपन ने N1 मान ली। एक दूसरा लग रहा है ब्लॉक और वेज के बीच में, तो वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है ना, तो वो N2 हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे पता लगाएंगे? देखो, जब आप इसको इधर खिसकाओगे, इस वाले को, जब ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, है ना, तो इसमें वेज का क्या होगा? जो ब्लॉक है ये 200 न्यूटन का, वो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हुआ क्या था? वो ब्लॉक किधर जा रहा था? ऊपर की तरफ जा रहा था ना। तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? उसका उल्टा लगेगा, तो वो नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? म्यू1 होती है। म्यू की वैल्यू अपने 0.2 दी हुई है और N1 है ये। ऐसे ही वो ब्लॉक आपका जो, अगर इसको छोटे में देखें, ये इधर खिसक रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये इस तरफ मूव करेगा और ये वाला ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा। ये ऊपर वाला ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किधर होगा? इस तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके उल्टा यूज करेगा, ये वाला, जिसकी वैल्यू भी कितनी है? 0.2। और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे N2 है इस सरफेस के अबाउट में। तो ये हो गया। और ब्लॉक का वेट कितना है? 200। तो ब्लॉक का वेट भी रख दिया इधर। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अपर वाले का। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए लोअर वेज का। वेज का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इस केस में क्या हो रहा है? ये ये वेज ये वेज जो नीचे फ्लोर है, फ्लोर के साथ एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगी, तो N3। वेज और ब्लॉक के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन है, वो होगा N2। अब इनके फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन इसमें किधर होगा? ये इस तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, 0.2 N3। और ये भी इस तरफ आएगा, 0.2 N2। अब एक फोर्स लग रहा है P फोर्स हॉरिजॉन्टल, तो वो P फोर्स अपने इधर लगा दी। तो ये हो गया वेज का फ्री बॉडी डायग्राम। सिमिलरली आप कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो। कंबाइंड बनाने का फायदा है कि आपको ये वाले जो इन दोनों बीच के सरफेस है, ये वाला, इनके बीच का जो आपको फ्रिक्शन और नॉर्मल है वो हटा देगा। क्यों? क्योंकि आप कंबाइंड में ले रहे हो अभी। अब एक बार बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। ये देखो, जैसे कि आपने ये बनाया,
ये अपर ब्लॉक, ये वेज हो गया। अब इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले वेज पे फोर्स बात करें तो वेज पे पी हॉरिजेंटल फोर्स, वेज का वेट, अच्छा इसमें वेट रह गया था तो मैंने वेट भी लगाया 100, नीचे की तरफ लगेगा, तो वेज का वेट 100 है ना। वेज और नीचे फ्लोर के बीच में नॉर्मल फोर्स N3 और इनके बीच में वो फ्रिक्शन 0.2 N3। सिमिलरली अब अपर ब्लॉक पे आए तो अपर ब्लॉक का वेट 200, अपर ब्लॉक और वॉल के बीच का नॉर्मल फोर्स N1, अपर ब्लॉक और वॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 0.2 N1। इसमें ये वाला जो ये था, ये वाले फोर्स और ये वाला फोर्स ये हट जाएगा क्योंकि अब कंबाइन में बात कर रहे हो। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, आप कोई कंबाइंड वाला एक ले लो, इन दोनों में से एक ले लो, तो इससे क्या होगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप कोई भी दो, अब इसमें ये 1, ये 2 और ये 3, अब इसमें कोई भी दो लेके सोल्व कर सकते हो आप। ऐसे तो आप अगर आपकी मन है तो फर्स्ट और 2 लेके सोल्व कर सकते हो, 2 एंड थर्ड लेके सोल्व कर सकते हो, 1 एंड थर्ड लेके सोल्व कर सकते हो आप, फर्स्ट एंड थर्ड कोई भी दो लेके आप सोल्व कर सकते हो इसको। तो अपन क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे सबसे पहले लेंगे अपर वेज और कंबाइन दोनों लेके सोल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड लेके सोल्व करने की ट्राई करते हैं, है ना। तो अपन फर्स्ट के लिए बात करते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम अपर वेज या अपर ब्लॉक। अब अपर ब्लॉक की बात करें, अब अपर ब्लॉक में अपन इसमें अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई तो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया, है ना। तो एफ एक्स में कौन कौन से फोर्स हो गए, N1 डायरेक्शन में ये वाला एफ एक्स में हो गया, ये N1 एक्स डायरेक्शन में, ये N2 है जो वो क्या है इंक्लाइंड है, तो इसका भी इसका कंपोनेंट होगा एक्स में और वाई में, तो एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे। ये 200 तो वाई में, ये भी वाई में, ये भी इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होगा, तो इसमें 3 फोर्स आ जाएंगे, है ना। इसका कंपोनेंट आएगा 0.2 N2 वाला और इसका भी कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, 2 कंपोनेंट आएंगे एक्स में और एक N1 है ही एक्स में पहले से, तो 3 फोर्स हो जाएंगे। तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 इज इक्वल टू 0.2 N2 कोस, और एंगल कितना है 15 डिग्री था, प्लस N2 साइन 15। अब इसको सोल्व करो अगर आप तो N1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.452 N2। जब आप cos 15 और sin 15 की वैल्यू रोके इसको ऐड करोगे तो इतना आएगा। तो N1 और N2 के बीच में एक रिलेशन आ गया। सिमिलरली अब दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन Fy को किया, Fy को करोगे, Fy में कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, ये वाला Fy में 0.2 N1, 200 भी Fy में, N2 जो है वो क्या है इंक्लाइंड है, तो इसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में होता है, एक्स का तो मैंने लिख कर लिया यहाँ पे, वाई वाला यहाँ रखेंगे। सिमिलरली ये भी इंक्लाइंड है तो इसका भी एक्स और वाई दोनों होगा। तो अब इसमें कितने फोर्स हो गए अपने पास, केवल एफ एक्स जो N1 था वो छोड़ के बाकी सारे फोर्स वाई में आ सकते हैं, है ना। N1 पूरा एक्स में है तो N1 तो वाई में आएगा नहीं, तो अब इसको रखो वाई डायरेक्शन में, N2 cos 15 माइनस 0.2 N2 साइन 15 माइनस 0.2 N1 इज इक्वल टू 200 पूरा वाई में, तो उसका कोई एंगल नहीं होगा नहीं। क्लियर। तो अब इसको सोल्व करेंगे N2 को, तो N2 और N1 के बीच में वापस रिलेशन आ जाएगा, और N1 और N2 के बीच में पहले रिलेशन कौन पता है ना। तो N1 को यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 0.5 N2 रख दो, अगर आप ये अगर यहाँ पे रख दो आप तो N2 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, तो N2 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी होगी 242.79 न्यूटन, और ये वाला N2 अगर आप इधर रख दोगे तो N1 की वैल्यू आ जाएगी, तो N1 इज इक्वल टू कितना होगा 109.74 न्यूटन। तो N1 N2 की वैल्यू आ गई। तो ये तो हो गया एक फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम अपन कौन सा चूज कर रहे हैं, 3 वाला कंबाइंड वाला।
फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कंबाइंड, जो थर्ड केस था उसको ले रहे हैं अपन। अब उसमें क्या कर रहे हैं अपन, उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाएंगे, तो वही एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में इसमें कौन कौन से फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में एक N1 है, ये नीचे वाई में, ये भी वाई में, ये भी वाई में, तो एक ये और एक ये, तो एक दो ये तीन फोर्स हैं जो एक्स में जा सकते हैं। तो करो इसको, N3 इज इक्वल टू 0.2 N1 प्लस में 300, ये तीन फोर्स थे ना, N3, 0.2 N1 और 300, तो ये कितना हो गया एफ एक्स में 321.95 न्यूटन। क्यों, क्योंकि N1 की वैल्यू अपन को पहले से पता है, तो N3 की वैल्यू आ गई ऐसी। अब इसमें N1 की वैल्यू कहां से लिखी आपने, N1 की वैल्यू लिखी अपन ने यहां से 109.74, वो आप इसमें रखोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। ऐसे ही एफ वाई को किया आपने, एफ वाई को किया तो क्या हुआ, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, ये अपन ने एफ वाई को किया था, ये एक्स को किया था। अब एफ एक्स को करते हैं, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, पी है, 0.3 N है और ये है, तो इनको सोल्व करो, तो ये क्या होगा, पी इज इक्वल टू N1 प्लस 0.2 N3। अपन ने इसमें वाई को कर लिया था, जो पहला वाला केस अपन ने किया था एफ वाई कर लिया था, और सेकंड केस अपन कर रहे हैं एफ एक्स को। क्लियर, तो P में N1 की वैल्यू अपन को यहां से ले लो, N1 की वैल्यू, N3 की वैल्यू अपन ये निकाल चुके हैं तो ये ले लो, तो P की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 174.13 न्यूटन। N1 की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी पहले वाले से, ये वाले, ये ना 109.74, और N3 की वैल्यू कहां से आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, तो अपन डायरेक्ट P की वैल्यू आ जाएगी। यही अपन ने पूछा था मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, तो मिनिमम फोर्स चाहिए 170.13 न्यूटन, इतना मिनिमम फोर्स चाहिए उसको मूव कराने के लिए। तो आई थिंक आपको दोनों क्लियर हो गया, वेज फ्रिक्शन और लेडर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपना फ्रिक्शन जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है आज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा फ्रिक्शन टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। तो अगर आपने पूरा वीडियो आप देखा है, आपने तीनों वीडियो देखे हैं अभी तक के फ्रिक्शन के, और आपको पूरा क्लियर टॉपिक समझ आया है, तो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।